हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4 में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान ये रहे मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चों कमेंट रहता है कि सर हमारे बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव आते ही नहीं है, कुछ बोर्ड में तो सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो मैं टारगेट रखता हूं कि किसी भी बोर्ड एग्जाम से हैं आपके लिए, सबके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ना केवल 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, आगे चलकर आप इससे रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर काम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 का है रासायनिक बलगतिकी, जिस चैप्टर का नाम है आपको पता होना चाहिए। और इसमें मेरे बच्चों हम पूरे 30 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। यदि प्रतिक्रिया, पहला क्वेश्चन देखो, यदि प्रतिक्रिया ए से बी, मतलब ए आपका अभिकारक है और बी आपका उत्पाद है, और उसमें जब अभिक्रिया की दर हम निकालते हैं फिर बच्चों, यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर, यानी अभिकारक में कमी या उत्पाद में वृद्धि, जैसे हमारे अभिकारक में कमी हो रही, उत्पाद में वृद्धि होती है। तो ये जो अभिकारक के बाद उत्पाद में परिवर्तन होता है, तो जो यहाँ पर आपने द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़ा है, उसके अनुसार यदि हम अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में संबंध निकालें तो ये जो फार्मूला बनता है -dA/dt बराबर के, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कितना मात्रा है। जैसे ध्यान ये रहे कि अभिकारक में कमी होती है, अभिकारक में क्या होती है, कमी होती है, ये चीज़ तो आपको क्लियर है। और जब अभिकारक में कमी होती है तो उसमें माइनस चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस चिन्ह लगाते हैं। और जब भी हम सांद्रण को व्यक्त करते हैं तो हमेशा अभिकारक को व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर बी लिखा है तो बी के मतलब हम जैसे उत्पाद है तो उत्पाद के सांद्रण को हम कभी व्यक्त ही नहीं करते हैं। ये एक चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, तो ऑप्शन तो दो ही दिख रहे हैं, जिसमें से आपका ये क्या है, बी है, ये उत्पाद का सांद्रण है, और यहाँ पर ए है अभिकारक का सांद्रण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ठीक है। तो भैया बेग नियम बोल रहा है ना, बेग नियम -dA/dt बराबर के a के पावर 2, ये 2 यहाँ से लिया गया। ठीक है, चलिए चलो आगे देखो मेरे बच्चों। आगे आपका क्या है, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो ताप है, सांद्रण है, दाब है, इनमें से सभी यानी अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ताप भी प्रभावित करता है, सांद्रण भी, दाब भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अभिक्रिया की दर को सभी प्रभावित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, घटाते हैं, या बढ़ाते घटाते दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। कितना बढ़िया है भाई साहब, हमने उत्प्रेरक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। चैप्टर 5 में भी उत्प्रेरक है और चैप्टर 4 में भी है। तो भाई हमने बताया था जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा दे लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहे, उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक से हम लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं। चलिए आगे देखो, प्रथम कोटि का अर्धायुकाल कितना होता है? ये तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इसका मैंने थ्योरम भी कराया है। आप लोग प्लीज सभी वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही प्लेलिस्ट जाकर के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो, सभी प्रकार के आपको वीडियोज मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रथम कोटि के लिए जो मान होता है टी हाफ का 0.693/K होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है। देखो हमने बताया अभिक्रिया में भाग लेती है लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होती है, उत्प्रेरक का लक्षण ही है भाई। वो जैसे अभिक्रिया में क्रियाविधि कराया, कंप्लीट हुआ, और जब अभिक्रिया संपन्न हो गई तो पुनः अपने मूल स्थिति पे आ जाता है। तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होती बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन आप देखो, अभिक्रिया आपके पास है, ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि में अभिक्रिया पढ़ोगे कि नाइट्रोजन का 1 आयतन और हाइड्रोजन का 3 आयतन जब आपस में संयोग करता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अमोनिया के बनने की दर के गायब होने की दर की 2 गुनी होती है ना, 3 गुनी होती है, या 3/2 गुनी होती, इनमें से कोई नहीं। तो कहने का मतलब जैसे ये अभिकारक में कमी होगी, उत्पाद में वृद्धि होगी, तो इनमें कितना ज्यादा अभिकारक में भैया होती है? तो 2 गुनी होती है। कितनी गुनी होती है? 2 गुनी होती है। देख लो जरा, अब इसको कैसे लॉजिक से याद करोगे? 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई से 2 गुनी कर लो, ट्रिक से याद कर लो, 2 गुनी हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। अच्छा, मैंने आपको प्रथम कोटि के लिए भी बताया, द्वितीय कोटि के लिए बताया, तृतीय कोटि के लिए, सबके लिए मैंने वेग स्थिरांक की इकाई कोटि के आधार पर मैंने निकालना सिखाया था। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। आप लोग प्लीज सारे वीडियोस देखो, पूरे लेक्चर देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सोच लो भाई साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, है ना। तो ये देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 अगला है। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, स्थिरांक यानी के का मान ताप पर निर्भर करता है, दाब पर, सक्रियण ऊर्जा पर, अभिकारकों की सांद्रता पर, किस पर निर्भर करता है, ये चीज आपको बताना है। चलो तो भाई साहब, जो अभिक्रिया का जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए चाहे द्वितीय कोटि किसी कोटि के लिए यदि वेग स्थिरांक की मान की बात करें, के का मान, वो भाई साहब आपका अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। सांद्रता कितना भी हो कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है, कितना समय लगता है बताओ। उदासीनीकरण की अभिक्रिया कितना समय लगता है, तो 10 घाते माइनस 10 सेकेंड, ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 10 घाते माइनस 10 सेकेंड का समय लगता है, बहुत ही कम समय। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का भाग लेकर उत्पाद बनाने तक की क्रिया कहलाती है। देखो जरा, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक, अच्छा यहाँ पर मैं क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहा हूँ यार, दो अभिकारक जब भाग लेते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एक अणुक, द्वि अणुक, शून्य अणुक, त्रि अणुक। बताओ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दो अभिकारक तो द्वि अणुक, कितना सिंपल है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, शून्य कोटि का जैसे हमने आपको बताया था प्रथम कोटि के लिए सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा मोल प्रति सेकेंड यानी मोल लीटर इनवर्स। हमने पूरा मोल सेकेंड इनवर्स कहाँ पे है भाई साहब, मोल प्रति सेकेंड। देखो 4 ऑप्शन में राइट आंसर बताओ कौन सा है, शून्य कोटि के लिए कौन सा सही आंसर है। तो मोल लीटर इनवर्स भी हो सकता है और सेकेंड इनवर्स भी। तो मोल प्रति लीटर और प्रति सेकेंड, देखो जरा कहाँ पे है, हमने कहा मोल प्रति सेकेंड भाई ये है, लेकिन इसमें लीटर भी होना चाहिए। शून्य कोटि की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बताया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है भाई, किस समीकरण द्वारा, अब देखो त्वरित वेग बताया जाता है ना। तो त्वरित वेग के लिए होता है आपका प्लस तो हो नहीं सकता और समय ऊपर नहीं हो सकता, दो तो गलत ही हैं। कंसंट्रेशन सांद्रता की बात कर रहे हैं हम, तो भैया सी के लिए बात हो जाएगा माइनस dc/dt। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने के साथ घटती है, ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है, ताप पर निर्भर नहीं करती, सांद्रण पर निर्भर नहीं करती। बताओ कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक अभिक्रिया की दर के यदि हम तापमान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर सिंपल है, बढ़ेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या क्या कहलाती है। अनुसंख्यता कहलाती है, कोटि अभिक्रिया का वेग, साम्य स्थिरांक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अनुसंख्यता या आणविकता या अणुकता कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग होता है 10 घाते माइनस 5 सेकंड, 10 घाते माइनस 3 सेकंड, 10 घाते माइनस 12 सेकंड और 10 सेकंड। किसी अभिक्रिया का अधिकतम वेग होता है, वेग मतलब समय यहाँ पर होना चाहिए, अधिकतम वेग के लिए कितना समय लगता है ये चीज क्वेश्चन होना चाहिए। तो 10 घाते माइनस 12 सेकंड ये चीज है। ओके चलिए, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, अप्रभावित रहती है, स्थिर रहती है। उत्प्रेरक के कारण बताओ, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो भाई साहब यदि उत्प्रेरक मान लीजिए मिलाए तो अभिक्रिया की दर बढ़ गई तो ऊर्जा के मान में कमी हो जाएगी, क्योंकि कम ऊर्जा लगेगा। उत्प्रेरक बढ़ा रहा है, जैसे किसी चीज को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है, पता चला उत्प्रेरक डाल दो थोड़ा सा कम ही टेम्परेचर पर तो घटेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल निर्भर नहीं करता प्रतिकारण के प्रारंभिक तापक्रम पर, तो तीसरा है दाब पर, और आपका है इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर का क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ प्रतिकारण के प्रारंभिक स्थिति पर मतलब पदार्थ पर, अभिकारक पर, सिंपल है। तो अर्ध आयु काल निर्भर करेगा, क्योंकि अभिकारक जितना होगा उसी के आधार पर अर्ध आयु काल होगा बच्चा लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस पर निर्भर नहीं करता, तो आपका हो जाएगा ताप पर निर्भर नहीं करता। देखिए फटाफट 30 क्वेश्चन करना है। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है भाई परमाणु भार पर, समतुल्य भार पर, अणु भार पर, सक्रिय भार पर। किसी अभिक्रिया का प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, तो सक्रिय भार पर निर्भर करता है। किस पर, सक्रिय भार पर, कितना सक्रिय भार है, क्रियाशील कितना है। निश्चित शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है,
किसी शून्य कोटि अभिक्रिया की दर निश्चित होती है, समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटती है, कभी घटती है और कभी बढ़ती है। तो भाई साहब निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद होता है मंद पद, मध्यम पद, प्रारंभिक पद, अंतिम पद। मतलब वेग निर्धारण पद हमको लिखना है तो कब लिखा जाता है भाई? जब वो मंद पद होगा तब हम किसी का वेग निर्धारण पद ज्ञात कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन और फटाफट तैयार करो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग कहलाता है, बताओ, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, तात्क्षणिक वेग, औसत वेग। तो किसी एक विशेष समय पर जब ज्ञात किया जाता है उसे कहते हैं तात्क्षणिक वेग। क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक वेग, यानी कम क्षण, तात्क्षणिक, अल्प क्षण के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक पदार्थ की मात्रा 100 वर्ष में विघटित होकर आधी रह जाती है, उसकी मात्रा चौथाई होने में कितना समय लगेगा? तो ये तो न्यूमेरिकल हो गया भाई साहब। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक पदार्थ की मात्रा 100 वर्ष में विघटित होकर आधी रह जाती है, तो चौथाई होने में कितना समय लगेगा? यानी 100 वर्ष में आधा हो गया, ठीक है, सिंपल है। चौथाई मतलब अब और चौथाई कर दो, आधा और, तो 50 वर्ष और जोड़ दो, सिंपल है। तो आपका हो जाएगा, कौन सा होगा राइट आंसर? सोच लो भाई साहब, 50 वर्ष और लगेगा ना, समझ रहे हैं? तो 50 वर्ष और लगेगा, यानी कुल समय की बात करें तो 100 वर्ष में आधा हो ही गया, अब आधे का भी आधा चौथाई हो जाएगा, तो 50 वर्ष और समय लगेगा। कितना समय लगेगा? और समय, तो कुल 150 वर्ष लगेगा, तो 50 वर्ष और यदि हम बात करें तो चौथाई भाग बचेगा। सक्रिय संकर की ऊर्जा होती है अभिकारक की ऊर्जा से अधिक, उत्पाद की ऊर्जा से अधिक, अभिकारक तथा उत्पाद की ऊर्जा से अधिक, दोनों से 4 गुनी। ओहो, 23 नंबर का सही बताओ भाई साहब। सक्रिय संकर की ऊर्जा होगी अभिकारक और उत्पाद दोनों से अधिक होगी, तभी तो हम एनर्जी देते हैं अभिकारक को कि भाई उस ऊर्जा तक पहुंचो और अभिक्रिया संपन्न कराओ। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताओ। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई तो बताओ जरा। मोल इनवर्स भी रहता है, सेकेंड इनवर्स, लीटर, ये आपका सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स, लीटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। फटाफट 30 क्वेश्चन और कंप्लीट करो बच्चा। टंगस्टन के पृष्ठ पर अमोनिया का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है? टंगस्टन के पृष्ठ पर अमोनिया का विघटन, यानी अब अमोनिया टूटेगा टंगस्टन के प्रेजेंस पे, तो आपका शून्य कोटि अभिक्रिया होगा। क्या होगा? शून्य कोटि अभिक्रिया। H2O2 मिला करके H2O बनाता है, 2H2O। तो भाई ये कौन सी अभिक्रिया है? मंद गति है, तीव्र गति है, मध्यम चाल से चलती है। तो भाई साहब ये तीव्र होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर फास्ट क्रिया करता है और H2O का निर्माण करता है। इसके बाद किसी शून्य कोटि के संपूर्ण होने के लिए समय की आवश्यकता, शून्य कोटि के लिए बताओ भाई, शून्य कोटि के लिए कितना होता है? तो A/K ये हो जाता है, ठीक, प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। दर स्थिरांक इकाइयों की निर्भरता होती है अभिक्रिया की दर पर, अभिक्रिया की कोटि पर, अभिक्रिया की अणुता। दर स्थिरांक की इकाइयां भाई अभिक्रिया की दर पर होगा कि अभिक्रिया की कोटि पर? कोटि के आधार पर इकाई निकालते हैं, है ना, किसके आधार पर? कोटि के आधार पर निकालते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आर्हेनियस समीकरण कितना होता है? K बराबर AE माइनस EA/RT, AE माइनस पावर में माइनस EA/RT, K बराबर AE है ना, पावर माइनस EA/RT। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है log K और 1/T के मध्य। आर्हेनियस समीकरण हमने कराया था और आप लोग किए होंगे भाई साहब। तो जब आपसे क्वेश्चन बन रहे होते हैं ना तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव कर पाते हो। तो उम्मीद करता हूं आज के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।